नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है भारत की ऐसे महान शख्सियत के बारे में है जिनके बारे में जानना हर भारतीय की उत्सुकता होती है। जी हाँ, भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में जानिए उनका व्यक्तित्व के बारे में। वर्ष 1917 19 नवंबर का समय कश्मीरी पंडित परिवार में एक पुत्री का जन्म होता है जिनका नाम इंदिरा गांधी या प्रियदर्शनी था। इनके माता का नाम कमला नेहरू, पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इनका बचपना काफी लाड प्यार के साथ पला भरा। इनका जो बचपना था पालन पोषण इलाहाबाद में स्थित आनंद भवन में हुआ। कई बार तो इनको बहुत सारा लाड प्यार मिला, परंतु कई बार इनके संपूर्ण जीवन में अकेलापन भी महसूस हुआ, क्योंकि इनके पिता भारत के सक्रिय राजनेता के रूप में कार्य कर रहे थे तथा माता ट्यूबरक्लोसिस की मरीज होने की वजह से कई सारी समस्याओं से ग्रसित थी। लेकिन ये बचपन से ही बड़ी चहलगामी टाइप्स की थी और कई बार तो क्या होता था, इनसे जो इनके पिता थे उनसे कई सारे राजनेता लोग, बड़े बड़े राजनेता लोग मिलने आते थे। तो ये क्या करती थी, अपने दोस्तों को बुला के उनकी आवाज़ निकालती थी, उनकी मिमिक निकालती थी। इसी तरीके से इनका मैट्रिक्स की शिक्षा कंप्लीट हुई। कई बार इनकी माता की अत्यधिक तबीयत खराब होने के कारण ये स्कूल प्रतिदिन नहीं जा पाई, तो इनका जो प्रारंभिक शिक्षा का समय था वो घर पे ही लगभग पूरा हुआ, घर से ही पूरा हुआ। बहुत ही कम ये स्कूल जा पा रही थी। उसके बाद 1936 के समय इनकी माता का देहांत हो जाता है और उसी समय 1934 में ही इनका मैट्रिक्स कंप्लीट होती है। 1934 के बाद जब इनकी मैट्रिक्स कंप्लीट होती है तो ये शांति निकेतन विश्वविद्यालय में दाखिला लेती हैं, जहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको प्रियदर्शनी के नाम से नामकरण किया। हालांकि उस समय पर भी ये प्रतिदिन स्कूल ना जा पाई, क्योंकि लगभग इनको प्रतिदिन स्कूल ना जाने का ही कारण था, जिस कारण से वो इस प्रारंभिक शिक्षा जो इनकी थी घर पे ही कंप्लीट हुई। उसके बाद ये 1936 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के लिए अध्ययन के लिए जाती हैं और वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देती हैं। पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये पास नहीं होती हैं और फिर वहीं पे रहकर ब्रिस्टल, एक बैडमिंटन का कॉलेज था, वहीं पे रहकर ये ब्रिस्टल में रहकर लगभग 6 महीने तक तैयारी करती, दोबारा और क्या करती हैं, दोबारा एंट्रेंस एग्ज़ाम देती हैं, जिसमें वो सफल होती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये अपनी हिस्ट्री की पढ़ाई प्रारंभ करती हैं। उसी समय वहाँ पर इनसे फिरोज गांधी मिलते हैं। हालांकि ऐसा बताया गया है कि फिरोज गांधी इन्हें इलाहाबाद से ही जानते थे, परंतु वहाँ पर अक्सर इन्होंने फिरोज गांधी से मिलना प्रारंभ किया और कुछ समय बाद फिरोज गांधी ने इन्हें प्रपोज किया। परंतु ये बचपन से ही बहुत ही चंचल टाइप की थी या बहुत ही चतुरवान थी और इन्होंने उस समय अपने हिस्ट्री के जब वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, हिस्ट्री का अध्ययन कर रही थी, उस समय इन्होंने कई सारे यूरोपीय कंट्री में जाकर वहाँ की स्थिति को समझा, कई सारे देशों में भ्रमण किया। कुछ समय बाद 1940 के दौरान ही इनका स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ हुआ, जिसके लिए स्विट्जरलैंड जाया करती थी। 1941 में ये अचानक भारत आती हैं और 1942 में मार्च में ये फिरोज गांधी से शादी करती हैं। उसी के कुछ समय बाद भारत में अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन प्रभाव शुरू हो जाता है, जिसमें ये पूरे जोर शोर से दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी, कई सारे और नेता भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से कई बार इन दोनों लोगों को जेल भी जाना पड़ा। इसी समय काल के दौरान 1944 में इन्होंने अपने पहले पुत्र राजीव गांधी को जन्म दिया तथा 1946 में
संजय गांधी को जन्म दिया। कुछ ही समय बाद भारत की आज़ादी की घड़ी आई, जिस समय पाकिस्तान और भारत के बीच में आपस में कई सारा नरसंहार हुआ, जिससे ये बहुत प्रभावित हुई, गांधी जी की शांति समझौते से बहुत प्रभावित हुई। उसके बाद समय चलता गया और इनका जो राजनीति का करियर शुरू होता है प्रायः 1959 से, यानी 1959 से इनका राजनीति का करियर शुरू होता है, जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुनी जाती हैं। 1959 में इन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और इनको ये प्रायः उस समय से ही 1959 से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यशाली में शामिल होती हैं, जिनमें एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में, यानी पिता के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। पिता के कार्यों में हस्तक्षेप का मतलब क्या है? पिता के कार्यों में मदद करती थी। 1961 के समय ही इनको राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1964 में देहावसान हो जाता है। उसके बाद भारत में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय को संभालती हैं, उसमें अपनी सेवाएं देती हैं। 1965 के जब भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त होता है, क्योंकि 1961 में भारत एक और युद्ध झेल चुका था, जिसमें भारत और चाइना के बीच में होता, जिसमें हमें पता है सबको कि पराजय हुई थी भारत की। उसके बाद 1965 में नो डाउट भारत ने जीता युद्ध को, परंतु भारत की जो इकोनॉमिक सेक्शन था बहुत ही कमजोर हो चुका था। उसी समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री कहाँ जाते हैं? ताशकंद जाते हैं। वहीं पर ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का अचानक से निधन हो जाता है। जैसे ही निधन हुआ, उस समय भारत एक बहुत ही गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है, क्योंकि जो उस समय की स्थिति थी भारत की बहुत ही दयनीय थी। इकोनॉमिक सेक्शन से फूड को लेकर कई सारी समस्याओं से था, कि हमने देखा जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने खाने के लिए अमेरिका से गेहूं मंगवाए, तो वो कौन से गेहूं थे? जो समुद्र में ही ऊपर निकल गए, उतर आ गए। तो आप समझ सकते हैं। तो उस समय की स्थिति को देखते हुए ये बड़ी समस्या थी कि भारत में अब वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन बने। तो उस समय दो लोग थे, बहुत चर्चा में थे। एक तो जाहिर सी बात है इंदिरा गांधी, क्योंकि इन्होंने अपने पिता के अनुभव को देखा, अपने लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में भी इन्होंने कई सारी प्रभावशाली कार्य किए। इसकी वजह से एक तो इंदिरा गांधी जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की कैंडिडेट के रूप में थी, और दूसरी तरफ कांग्रेस के एक सीनियर नेता थे मोरारजी देसाई। दोनों के बीच में जब दो पद थे प्रधानमंत्री के लिए, तो दोनों के बीच में एक कांग्रेस का ही दल था, जिसे सिंडिकेट कहते हैं। सिंडिकेट मतलब वहां पे प्राय क्या था? जो सीनियर लीडर बैठते थे, यानी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर का ग्रुप था उसे सिंडिकेट कहते हैं। सिंडिकेट ये चाहता था कि इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री बने। क्यों ऐसा चाहता था? क्योंकि अगर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो सिंडिकेट का दल है उसका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा कांग्रेस में। इसलिए सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनती हैं, जब उनके सर पे प्रधानमंत्री का ताज रखा जाता है, तो वो उस समय कांटों से भरा हुआ ताज था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनते ही 1967 में सबसे बड़ा कदम उठाती हैं और शुरुआत करती हैं हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की। नो डाउट बहुत बढ़िया इनका कदम चला और देखते ही देखते 1-2 सालों में भारत फूड के सेक्शन में आत्मनिर्भर हो गया। अब भारत की एक समस्या तो हल हुई। उसके बाद इन्होंने अपना अगला कदम बहुत तेजी से उठाया और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते ही जो पैसा लोगों के पास कहीं ना कहीं जमा हुआ था, गाड़ा हुआ था, कैसे ऐसे देखो सीधी सी भाषा में अगर हम कहें, राष्ट्रीयकरण करने से क्या फायदा हुआ है कि जो पैसा लोग अपनी जेब में दबा के रखते थे उसको बैंकों के ऊपर रख दिया, क्योंकि अब उनको अपने पैसे पर विश्वास हो गया, तो इससे व्यवसाय बढ़ा। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच
पुनः युद्ध हुआ, क्योंकि सभी को पता है कि जो बांग्लादेश के शरणार्थी थे वो भारत की तरफ आए, तो भारत ने हस्तक्षेप किया और पूरी पाकिस्तान को खत्म करके बांग्लादेश को सौंप दिया। और इस युद्ध के बाद, इस कदम के बाद इंदिरा गांधी की छवि पूरे विश्व में प्रख्यात हुई। पूरे भारत में कांग्रेस के नेताओं में उनका मान सम्मान और ऊपर हुआ। इसी समय इंदिरा गांधी ने क्या किया, इलेक्शन करवा दिए। जब 1971 में, एक साल पहले ही इन्होंने इलेक्शन करवा दिए। 1971 में इन्होंने जब रायबरेली सीट से इलेक्शन लड़ा, तो उसके विरोधी यानी इंदिरा गांधी के अपोजिशन में कौन थे, जयप्रकाश नारायण। और इंदिरा गांधी बहुत बड़े मत से ये इलेक्शन जीतती हैं और ये अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाती प्रधानमंत्री के तौर पे। 1974 की बात करें तो इन्होंने 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और वो भी सफल रहा। और इस समय इंदिरा गांधी की छवि जो थी पूरे विश्व में बहुत बड़ी छवि पहुंच चुकी थी, बहुत बड़ी छवि पहुंची। इस समय इसी बीच में इनके कार्यकाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है कि जो इंदिरा गांधी ने अपना 1971 का इलेक्शन लड़ा था वो भ्रष्टाचार की वजह से जीती हैं, इसलिए इनको इनके पद से हटाया जाता है तथा अगले 6 वर्षों को इनको नया इलेक्शन लड़ने की आज्ञा दी जाती है। इस बात को सुनते ही इंदिरा गांधी ने बिना किसी मंत्रिमंडल के चर्चा किए भारत में आपातकाल लगा देती हैं, यानी नेशनल इमरजेंसी लगा देती हैं। और यही था इनके जीवन का सबसे खतरनाक कदम। माना जाता है कि वो काल भारत के जीवन का, ये पूरे भारत की राजनीति का सबसे गंदी समय था। उस समय प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी कार्य कर रही थी और उस समय प्रधानमंत्री के साथ साथ जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। ऐसा बताया जाता है कि सुबह 4 बजे ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है और सुबह का जब समाचार लोग 8 बजे सुनने के लिए बैठते हैं तो उस दिन कोई एंकर नहीं था, आकाशवाणी से कोई एंकर नहीं था। उस समय आकाशवाणी से इंदिरा गांधी थी। उन्होंने कहा, दोस्तों आज का समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है, घबराने की कोई बात नहीं। उन्होंने अपने शब्दों में बात आम जनता को बताई। दूसरी तरफ इसी आपातकाल के दौरान जो कई सारे राजनेता थे जैसे जयप्रकाश नारायण और कई सारे विपक्षी नेताओं को जेल में बंधक बना दिया गया। कुछ समय बाद पुनः इलेक्शन हुए और इस बार इंदिरा गांधी युद्ध परिणाम क्या हुआ उनके खिलाफ आया, यानी इंदिरा गांधी इस बार इलेक्शन हार गई और पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। लेकिन कुछ ही समय तक ये सरकार चल पाती है क्योंकि उसके आगे सरकार नहीं चल पाती है। और जब पुनः इलेक्शन होते हैं, उसके बाद पुनः इलेक्शन जब हुए, सरकार विफल हुई, उसके बाद पुनः इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हैं और इस सरकार के बाद ये आगे चलती रहती हैं। उसी समय 1980 के दशक में एक सिखों के द्वारा आवाज आती है पृथक खालिस्तान, यानी खालिस्तान देश की, यानी ईसाइयों के लिए एक अलग देश की आवाज आती है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा था। इसी को सुलझाने के लिए इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करती हैं, जिसमें उन्होंने आर्मी को कहा कि अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर के पास सारा घेराव कर लिया जाए और वहां पर कई सारी गोलाबारी होती है और अमृतसर मंदिर को बहुत सारा नुकसान होता है, कई सारे सिख मारे जाते हैं। इन सब के बीच में लेकर कई बार उनको लगा कि ये संरक्षण में है, कई बार उनको लगा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। इन सब को लेकर ऐसा चलता रहा। अब बात करें 1984 की, क्योंकि ब्लू स्टार ऑपरेशन 1981 में समाप्त हो जाता है, 7 दिन तक चलने वाला ऑपरेशन था, ठीक है। उसके बाद 1984 की बात करें तो जो इंदिरा गांधी थी, इन्हीं की सिक्योरिटी गार्ड में एक बेवंत सिंह नाम का या सतवंत सिंह नाम, 2 नाम के, बेवंत सिंह और सतवंत सिंह नाम के 2 सिख कम्युनिटी से जो कमांडेंट थे वो इनके किसमें थे, इनके सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य कर रहे थे। बीच में आवाज आई कि आप हटा दो क्योंकि आपको सुरक्षा को लेकर इनमें कुछ आपस में मतभेद हो सकते हैं।
इसलिए आप इनको ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनका ट्रांसफर रोक दिया, क्योंकि वो ये मैसेज देना चाहती थी सिख कम्युनिटी के लिए कि आज भी हम तुम्हारे साथ हैं। और यही उनके जीवन का सबसे गलत फैसला साबित हुआ। और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जैसे ही मीटिंग के लिए बाहर निकलती हैं, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने मिलकर उन पे गोली बरसाई, लगभग 25 से 30 गोलियां बरसाई। और उसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो दोपहर 2 बजे उनका देहावसान घोषित किया गया। इसके बाद शाम 6 बजे राजीव गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। और उसके बाद शपथ लेते ही उन्होंने इंदिरा गांधी की मृत्यु का घोषणा की। यह था इंदिरा गांधी के संपूर्ण जीवन काल की कार्यशैली। आपने देखा कि उनका बचपना कैसे गुजरा, उन्होंने कहां से प्रेरणा ली, उनकी जीवन शैली कैसी थी, उन्होंने कितनी समस्याओं को सामना किया और अंत में उनका अंत कैसे हुआ, इन सब के बारे में चर्चा की। यह थी इंदिरा गांधी की ऑटोबायोग्राफी। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई। अगर अच्छी लगी ये कहानी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आशा करता हूं और भी कई सारी ऐसे ही स्पीच आती रहेगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे रहेंगे और चैनल को सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।